नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। इस देश में 2014 के बाद सर पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि जब एक अदालत, एक जज ने ये कहा है कि इस देश को गुलाम बनाया जा रहा है और ये देश किसी का गुलाम नहीं बन सकता है। आज इस देश में किसी का विरोध करना, जिस तरीके का पाप या अपराध बताने की कोशिश की जा रही है, शायद इस अपराध के आगे इस दुनिया का आतंकवाद भी जो है छोटा पड़ जाता है। खास करके सत्ता में बैठे लोग, सत्ताधारी दल, उनके मात्र पित्र जो भी कह लीजिए, वो जो संगठन है उनके लोग, उनका अगर विरोध करता हुआ कोई व्यक्ति सामने आ जाता है तो उसको किस तरीके से इस देश में क्या व्यवहार आज उसके साथ किया जा रहा है, सरकार क्या व्यवहार कर रही है और फिर उसके बाद उसके पीछे किस तरीके से पड़ते हैं ये सारे लोग, कैसे क्या क्या अंजाम दिया जाता है। अब तो विरोध करने के चलते लोगों का जेल जाना सामान्य हो गया, अब तो जान गंवानी पड़ जा रही है, ये परिस्थिति हो गई इस देश में। और ऐसे समय में एक जज की ये टिप्पणी आना भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, सरकार के लिहाज से, संघ के लिहाज से कैसे देखा जाए, और खास करके तब जब इस देश में ऑलरेडी चोरी को लेकर के, लूट को लेकर के कितनी बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि आज सरकार के गले की हड्डी बन चुकी है वो बहस, और उस बहस से पार पाने की सरकार तमाम कोशिशें कर रही है। जितनी कोशिश कर रही है उतनी ज्यादा वो बहस बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में बॉम्बे हाईकोर्ट के जज साहब का आज की ये टिप्पणी कैसे देखा जाए, उसको क्या मायने निकाला जाए सरकार के लिहाज से, ये क्या ये इसको माना जाए कि आईना दिखाया गया है, तमाचा मारा गया है, क्या समझा जाए इसको? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, मैं और आप और बहुत सारे साथी लगातार ये बात पिछले 12 साल से कह रहे हैं। आपने भाजपा का जिक्र किया, आपने मोदी का जिक्र किया, आपने आरएसएस का जिक्र किया। उन तीनों का ये संयुक्त उपक्रम है कि देश की जनता को गुलाम बना दिया जाए। और ये जो एनजीओ जो ये चला रहे हैं 100 साल में, 100वें साल में आकर के उसकी असलियत पूरे देश के सामने आ गई। अब सवाल ये है कि क्या नागरिक गुलाम है? और जब इस सवाल को आप पूछते हो तो जो बॉम्बे हाईकोर्ट के जज साहब जस्टिस मजूमदार, उन्होंने बहुत कायदे से इसको उधेड़ के रख दिया, मोदी सरकार को उधेड़ के रख दिया। और जो पूरे देश के चीफ जस्टिस से लेकर के तमाम जज इस देश में कार्यरत है हायर पोस्टों पे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने, उनको भी अपनी बात से आईना दिखाने का काम किया है। साधुवाद के पात्र है वो। लेकिन सवाल क्या है कि सवाल अल्टीमेटली वही है जो जज साहब ने कहा कि ये सरकार नागरिकों को प्रजा बनाने में जुटी हुई है। सबसे पहले संवैधानिक पद को राजा में तब्दील करने में पूरी शक्ति झोंक दी गई, जो आप लगातार 12 साल से देख रहे हैं। अब नागरिकों के अधिकारों के दमन के साथ उनको प्रजा में ढालने का उपक्रम चल रहा है। आपने देखा जो ये टिप्पणी है, इसके ऊपर मीडिया के पतन का आपके सामने ग्लेरिंग एग्जाम्पल आया। किसी चैनल पर आपने प्राइम टाइम की बहस देखी इस पर? किसी अखबार के मुख्य पृष्ठ पर इस खबर को देखा? तो जो जस्टिस माधव जामदार हैं, उनका जो दृष्टिकोण है, वही आज इस देश को उस दृष्टिकोण की जरूरत है, जो बात हम लगातार सारे साथी एक आवाज में पिछले 12 साल से कह रहे हैं। सवाल यह है राम प्रकाश जी कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने जब कहा कि विरोध प्रदर्शनों के नारों के आधार पर कार्यकर्ताओं को तड़ी पार नहीं किया जा सकता, मुंबई पुलिस को ऐसी खरी खोटी सुनाई कि वो याद रखेंगे। वो जो तड़ी पार का आदेश था उसको रद्द कर दिया गया। और साथ ही जो एसडीपीआई का महासचिव था, जो राजनीतिक कार्यकर्ता था, 49 साल का राजनीतिक कार्यकर्ता था, सईद अहमद अब्दुल वहीद चौधरी, उसके खिलाफ 1 साल का तड़ीपार का आदेश जारी किया गया था। आदेश किसने जारी किया? मुंबई पुलिस ने केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में हुए प्रदर्शनों से संबंधित एफआईआर के आधार पर। उसमें क्या था कि वो भारत सरकार मुर्दाबाद और अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। तो जज साहब ने क्या कहा, जस्टिस मजूमदार ने, कि इस तरह के नारे लगाना ये संवैधानिक अधिकार है, जस्टिस जामदार ने कहा। और इस कार्रवाई को पूरे तरीके से मेलाफाइड, यानी कि दुर्भावनापूर्ण और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया। क्या कहा जज साहब ने? बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि पुलिस का दायित्व केवल शीर्ष नेताओं की नहीं, जनता की सेवा करना है। पुलिस मंत्री की कार्यकर्ता नहीं है, पुलिस जनता के प्रति जवाबदेह है। और साथ में जब वो सारी ये बातचीत कर रहे थे तो पेपर लीक कांड जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को भी उन्होंने अपनी बातचीत में शामिल कर लिया। क्या अंडरलाइन किया उन्होंने? कि प्रश्न पुत्र जैसे लीक मुद्दों पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना नागरिकों का अधिकार है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जानी चाहिए। डिसेंट की बात हम बार बार करते हैं। न्यायालय ने असहमति की आवाज को दबाने की प्रवृत्ति की कड़ी और गंभीर आलोचना करते हुए कहा कि रैलियों में नारे लगाना सामान्य बात है और जब तक वे हिंसा भड़काने के उद्देश्य से ना किए गए।
तब तक वे कानून द्वारा संरक्षित अभिव्यक्ति का हिस्सा है। जज ने क्या कहा, कोट करता हूं मैं, जज साहब ने कहा ये हो क्या रहा है, क्या देश के सभी नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बना दिया गया है? उन्हें न तो विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति है और न ही आंदोलन करने की। आखिर ये सब क्या है, अनकोट। आपने हाल के सालों में बड़े बड़े तोपची चीफ जस्टिस बैठे हुए दिल्ली के अंदर, जो सरेआम कैमरे पर वीडियो फिल्म देखते हैं भरी अदालत के अंदर, किस तरीके से चंडीगढ़ का नगर निगम लूटा गया। ध्यान होगा ना आपको, मेयर के चुनाव में क्या किया गया, कैमरे के ऊपर वैलिड वोट्स को इनवैलिड किया गया और वर्बल डायरिया करके साइड हो गया। देखा ना आपने उस चीफ जस्टिस को? अभी भी वो नियुक्ति का इंतजार कर रहे, कहीं दाव लग जाए, कोई ना कोई बात बन जाए। राजीव अग्रवाल का नंबर आया है एचडीएफसी में, उनका भी कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। तो ये जो गुलाम बनाने की क्रोनोलॉजी है, इसको समझिएगा, जज साहब ने उसको उधेड़ के रखा है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि अब इतने सारे प्रश्न पत्र लीक हो चुके हैं, यदि लोग इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करें तो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए जाएंगे। ये क्या हो रहा है? विरोध करना नागरिकों का अधिकार है। क्या कहते हैं जज साहब? याचिकाकर्ता ने केवल भाजपा सरकार मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए। आखिर नागरिक ऐसे नारे क्यों नहीं लगा सकते? जज पूछ रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये सारा जज साहब का कोट है। क्यों नहीं लगा सकते? केवल ऐसे नारे लगाने पर किसी को तेड़ी पार करने का आदेश क्यों दिया जाना चाहिए? न्यायमूर्ति माधव जामदार, उन्होंने एक लाइन और कही, कमाल देखिएगा। जो बात मैं और आप जायब लेते हैं, उसको हाईकोर्ट के जज ने चेयर पे बैठ करके ऑर्डर डिक्टेट करते हुए कहा, पूरे महाराष्ट्र में हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है। एफआईआर का सामना कर रहे राजनीतिक कार्यकर्ता से उन्होंने कहा, पाला बदलने पर विचार कीजिए, वहां पर एक वॉशिंग मशीन है। जो पूरे भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, मोदी, शाह, अडानी, ये पूरे का पूरा जो सिस्टम चल रहा है, उस पर इससे बड़ी मार नहीं हो सकती। आम जनता कहती थी ये बात कि वॉशिंग मशीन चल रही है। क्या कहा उन्होंने? पाला बदलने पर विचार कीजिए, यहां एक वॉशिंग मशीन है, कोट अनकोट। वॉशिंग मशीन उन्होंने रिवर्ट कॉमर्स में कहा। कमाल देखिएगा, ये एक आईना है पूरे देश की जुडिशरी के लिए। आपने देखा ना किस तरीके से पार्टियां 28 में से 20 सांसद तोड़ लिए जाते हैं, 8 में से 6 सांसद तोड़ लिए जाते हैं। पूरी शर्मनिरपेक्षता के साथ कोई सा अखबार उठाइए, मिशन 320, मिशन 360, ये छापा जाता है रोज। दल बदल को मीडिया किस तरीके से हाईलाइट करता है, ग्लोरीफाई करता है, ये रोज देखते हैं आप। सवाल नहीं पूछता, ग्लोरीफाई किया जाता है। जब 2024 में चुनाव परिणाम आए, भारतीय जनता पार्टी 240 पे टिकी, उसको 360 पे ले जाया जा रहा है और पूरी न्यायपालिका मुंह फेर के बैठी है। ये है इस देश की जुडिशरी। इसीलिए मैं आपको बार बार क्या कहता था कि सिस्टम को कैप्चर करके और पूरे देश पर एक छत्र राज बढ़ाओ, राजा को पूजनीय बढ़ाओ। अब आपको समझ में आ रहा है कि चंपत राय ने श्रीमान नरेंद्र मोदी को विष्णु का अवतार क्यों कहा था? अब तो समझ में आ गया कुछ कमी बची। उनको विष्णु का अवतार कहा, ट्रस्ट के अंदर आ गए और बाकी सारा खेल फुर्काबादी आपके सामने पूरे देश में। जो 100 साल का उपकरण था हिंदुत्व के नाम पर, देश को धर्म के नाम पर बांटने का, वो तार तार हो चुका है। आज ये मुंह दिखाने लायक नहीं, ना भाजपा ना आरएसएस। हिंदुत्व और गुलामी पर आ जाएंगे। पहले जरा मेरा एक सवाल दूसरा है, जिस तरीके से हमने पिछले कुछ समय के दृश्य देखे हैं जस्टिस लोया से लेकर के और आज तक, ये जज साहब कितने सुरक्षित हैं? इनके भविष्य का क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि अभी भी हम लगातार देख रहे हैं कि जजों को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। अगर कोई जज भाजपा के फेवर में फैसले नहीं करते हैं तो उनको कैसे बाईपास करके दूसरों की प्रोन्नति हो जाती है। तो जज साहब के भविष्य पे जरा मैं समझ लूं कि वो कितना सुरक्षित देख रहे हैं, फिर मैं वापस हिंदू और गुलामी पर आ जाता हूँ। राम प्रकाश जी, जज साहब का तो आप तय मान के चलिए, इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम कि कहां पर उनको पटका जाएगा उठा करके। ये तो मान करके चलिए, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट, जब दिल्ली के दंगे हुए, दिल्ली हाईकोर्ट के जज साहब के साथ उन्होंने क्या कहा कि लोगों का उपचार कराओ भाई, हॉस्पिटल खुलवाओ, जो भी करना है करो। क्या गलत कर दिया था उन्होंने? और जो देश के गद्दारों वाले जो नारे लगा रहे थे, उनको कहा कि इनके खिलाफ पर्चा दर्ज करो। रात के अंदर, सुबह नहीं होने दी गई, रातों रात ट्रांसफर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट कर दिया गया। चीफ जस्टिस नहीं बने वो, उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने, सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ पाए। और सुप्रीम कोर्ट में कैसे आया जाता है, उसकी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट देश में डेवलप कर ली गई है। अभी जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, जो सांसद थे, 6 पंजाब वाले शिफ्ट किए ना भारतीय जनता पार्टी, जब वो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में गए, उनको किस किस तरह का राहत मिली और उसका परिणाम देख लीजिएगा। एक हमारे हरियाणा के बहुचर्चित बाबा है, उनको जिस तरीके से बरी किया गया, और जिस दिन वो बरी किया गया उस दिन ही चर्चा थी कि वो सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए।
एक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज थे, आपको ध्यान होगा, उन्होंने विजय शाह को बहुत भयंकर तौर पे फटकार लगाते हुए तत्काल पर्चा दर्ज कराया सुओ मोटो कॉग्निजेंस पे। किस बात पे? ऑपरेशन सिंदूर में जो कर्नल कुरैशी थी, कर्नल सोफिया कुरैशी, उसको आतंकियों की बहन कहा। क्या हुआ जज साहब का? पहले कहीं और ट्रांसफर किया गया, उसके बाद उस ट्रांसफर को वहां से चेंज करके ये लिखते हुए नोट शीट के अंदर कि सरकार के आग्रह पर इनको इलाहाबाद भेज दिया जाए, उनका कैरियर स्टॉप कर दिया गया। याद होगा आपको। और जिस जज को हाईकोर्ट दिल्ली से उठा करके रातों रात चंडीगढ़ पटका गया था, उसकी दिल्ली से विदाई भी देखी होगी आपने। और आज उस जज ने यूएन के अंदर जाकर के भारत का झंडा कैसे बुलंद किया है, आपने देखा होगा। जिस तरीके से इजराइल को पिन पॉइंट करते हुए नरसंहार करने के लिए दोषी ठहराया है 100 पेज की रिपोर्ट के अंदर। वो जज भारत के आभूषण। ये जो जस्टिस हैं जिन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में फैसला दिया, आपको क्या लगता है इस देश के अंदर जजों की कमी है क्या? जस्टिस जामदार ने जो बात की उससे पता चलता है कि अब भी इस देश में ऐसे जज हैं जिन्हें सरकार से सवाल करने और नागरिकों के अधिकारों के लिए खड़े होने की जिनमें हिम्मत है। शानदार काम किया उन्होंने। पिछले 12 साल के इतिहास में किसी न्यायालय द्वारा दिया गया ये अकेला न्याय है जिसमें संविधान, देश और आम आदमी के मौलिक अधिकारों की सरेआम विजय हुई है। ओपन, बिल्कुल खुल करके। और वो नागरिक अधिकारों के सबसे बड़े पैरोकार भी है जस्टिस माधव जामदार। उन्होंने अपने फैसले में जो कहा वो नजीर है और वो नजीर रहेगी। इनका फैसला बीजेपी और मोदी एवं शाह की आंखों में कांटे की तरह चुभेगा। और यही कारण है जो आपने सवाल पूछा और उसका जवाब मैं दे रहा हूं कि दिन गिनना शुरू कर दीजिए आज से कि जस्टिस माधव जामदार कितने दिन और बॉम्बे हाईकोर्ट में रहेंगे। रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम दिस वर्ड ओनली। बेसिकली क्या है राम प्रकाश जी, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का महासचिव है सईद अहमद अब्दुल वहीद चौधरी। इसके खिलाफ केवल और केवल विभिन्न सरकार के जो फैसले थे, जिसमें नागरिकता कानून था, ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के मोर्चे थे, वो धरने थे, उनमें ये पार्टिसिपेट कर रहे थे। और वहां इन्होंने केंद्र सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए और अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगाए। जस्टिस जामदार, जब इनको बॉम्बे पुलिस ने इनको तड़ी पार करने के लिए कहा तो जस्टिस जामदार के पास केस गया। उन्होंने ये आदेश देखते ही वो आग बबूला हो गई इस पर। उन्होंने कहा ये है क्या? सभी नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है, ये प्रदर्शन नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते, ये सब क्या है? इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं, लोग अगर विरोध करें तो आप केस थोप दो। नागरिकों को प्रदर्शन करना उनका अधिकार है। याचिकाकर्ता ने केवल बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए हैं। नागरिक ऐसे नारे क्यों नहीं लगा सकते? ऐसे नारों के लिए जिला बदर का आदेश क्यों? ये जज साहब पूछ रहे हैं, ये मैं और आप नहीं पूछ रहे, ये वकील नहीं पूछ रहा, ये जज साहब पूछ रहे। अपनी मौखिक टिप्पणी में उन्होंने कहा क्या है कि पुलिस नागरिकों को सिर्फ इसलिए बाहर नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने सरकार के फैसलों का विरोध किया है। पुलिस मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की सेवक नहीं है, वे जन सेवक हैं। मैं आपके ऊपर और सारे अधिकारियों पर भारी जुर्माना लगाऊंगा। ये है जज विद ए स्पाइन जिसकी हम बात करते हैं। बैडमिंटन कोर्ट तो बहुत देख लिया आपने, देख रहे हो ना लगातार। आपके ऊपर कोई पर्चा दर्ज नहीं है, कोर्ट का नोटिस है, आपकी राज्यसभा का नामांकन रद्द कर दिया जाता है। राम प्रकाश जी, आप भागे भागे कहां जाओगे? सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा जाता है कि आज नहीं कल सुनवाई करेंगे। और जब कल आपका नंबर आया उससे पहले रिजल्ट घोषित कर दिया गया था, आपको सलाह दी गई कि आप इलेक्शन पिटीशन में आ जाइए। याद है ना? राम मंदिर का चंदा चोरी, राम मंदिर का जो फैसला था वो किसने दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। जजों को तो याद होगा ना, वैसे तो मोदी ने बनवाया मंदिर, सारे काम मोदी ने किए, संघ ने किए, विश्व हिंदू परिषद ने किए। लेकिन जब चंदा चोरी की बात सुप्रीम कोर्ट में गई तो क्या कहा जुडिशरी ने? हेवन इज नॉट गोइंग टू फॉल। छुट्टियों के बाद सुनवाई कर ली। सुनवाई कर भी लेते तो क्या हो जाता प्रभु? आपको क्या लगता है सुनवाई कर लेते तो क्या हो जाता? और क्या फैसला आता? इलेक्टोरल बॉन्ड याद है आपको? असंवैधानिक घोषित किया। किसने किया? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने। अगले दिन पिटीशन गई कि साहब असंवैधानिक हुआ है, क्विड प्रो किया गया है, आप इसको तत्काल इसकी जांच कराइए। क्या कहा? हम जांच के जमेले में नहीं पड़ते। ये आपकी न्यायपालिका की असलियत है। लेकिन सर, हम टाइमिंग के लिहाज से अगर इस पूरे फैसले को देखें तो आज जिस समय ये फैसला आया है उस समय इस देश में तमाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग बड़े मुद्दे जो सीधे तौर पर जन सरोकार से या जनता की भावनाओं से, आस्था से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर भाजपा विरोध का सामना कर रही है। अलग अलग हर राज्य में कुछ ना कुछ इस समय चल रहा है, अधिकतम राज्यों में। और उसमें नीट पेपर लीक का एक मामला जिसका जिक्र जज साहब ने किया है,
वो मामला इस पूरे देश में तूल पकड़ चुका है। ऐसे समय पर इस फैसले का आना क्या प्रदर्शन कर रहे लोगों के लिए ताकत माना जाए, एक बूस्टर डोज की तरीके से इसको लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग इन प्रदर्शनों में इसलिए भी शामिल नहीं होते हैं, उन्हें डर रहता है कि हमारा चेहरा सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन सरकार हमारे साथ क्या बर्ताव करेगी। बहुत सारे पीड़ित हैं जो बोलना नहीं चाहते हैं, किसी का भाई, किसी की मां, किसी की बहन, किसी के पिता जो है वो नौकरी कर रहे हैं सरकार में, इसलिए उनकी वो हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, उनकी प्रताड़ना से डरते हैं। ऐसे में क्या इन सबके लिए एक ताकत के तौर पर इसको देखा जा सकता है? राम प्रकाश जी, देखिए, देखने के दो नजरिए। एक नजरिया ये है कि ये बिल्कुल ठंडी हवा का झोंका है आज के क्राइसिस में, जो आज देश के अंदर संवैधानिक क्राइसिस चल रहा है। और दूसरा नजरिया ये है कि एक बेचारा हाईकोर्ट जज क्या कर लेगा, जो बहुत सारे बैडमिंटन वाले बैठे हुए। दोनों ही तरीके हैं ना नजरिए। जो काम श्रीमान विजय शाह ने किया था, वैसा तो कोई काम अपने सोनीपत यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने नहीं किया था। उसको तो जेल में भी डाला गया, उसके यहाँ रातों रात छापामारी हुई, उसके तो लैपटॉप भी बरामद कर लिए गए। विजय शाह तो उससे कहीं ज्यादा बुरी बात कही थी जब कर्नल सोफिया कुरैशी को, आतंकियों की बहन का, वो तो तत्काल सुप्रीम कोर्ट में आया, तुरंत उसको 1 मिनट के अंदर हाथ मिल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। आज तक कुछ हुआ हो तो बता दीजिए। प्रोफेसर बेचारा जेल के अंदर रहा, फैमिली, उस वाइफ फैमिली वे में थी, सारे कष्ट झेले उसने। वही न्यायपालिका यहाँ थी, वही न्यायपालिका उसने केस में थी। तो यू शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द रूल। ये तो इस देश की जुडिशरी का तत्काल हाल आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लगातार ही देख रहे हैं। अरे राम प्रकाश जी, जब आपके घर पे आकर के चीफ जस्टिस के घर पे और प्रधानमंत्री गणेश पूजा कर रहा है, आप उसका मतलब नहीं समझे, और फिर उसकी वीडियो जारी कर रहा है प्रधानमंत्री अपने हैंडल पर, न्यायपालिका के अंदर आपका कोई विश्वास बच जाएगा क्या? कितना रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस हुआ करता था जुडिशरी के अंदर और सरकार के अंदर, कहां चला गया वो क्यों चला गया? और वही जज जब जाकर के तमाम, कभी मर्सिडीज का नंबर वीआईपी मांगता है, कभी कुछ करता है, तो आपको वैसे ही लगता है कि क्या है वो चीज? कितने ऐसे फैसले गिनवाऊं मैं आपको जब न्यायपालिका के अंदर के विरोधाभास आपको साफ साफ दिखाई देते हैं। आज आप 2026 में हैं, 2038 और 40 में चीफ जस्टिस कौन होगा, इसका सक्सेशन तैयार कर दिया गया है, पता है आपको? जो जज ये कहा करता था सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच में बैठ के कि मैं रीअपॉइंटमेंट लूंगा नहीं लूंगा, उसका भतीजा आपको पता है कि हाई कोर्ट में जज लगाया गया है, और वो 2038 में कहा होगा। ये सक्सेशन प्लान किस चीज की बात कर रहे हैं? आज की तारीख में कंप्लीट कंट्रोल नहीं है। राम प्रकाश जी, माफ कीजिएगा, किसी को बुरा लगेगा, ये कंप्लीट कैप्चर कहते हैं इसको। चुनाव आयोग में देखा आपने, जो राजीव अग्रवाल रिटायरमेंट के बाद देश में ये नहीं पता था कि वो है कहां, वो चुपके से आकर के एचडीएफसी का चेयरमैन कैसे बन गया? समझे नहीं आप? आपको क्या लगता है राजीव कुमार को ऐसे ही बनाया गया है क्या? चीफ जस्टिस राज्यसभा का एमपी ऐसे ही बन गया क्या? पुराने 2 चीफ जस्टिस गवर्नर ऐसे ही बन गए क्या? ये सारों के लिए लॉलीपॉप है। ब्यूरोक्रेसी की हालत देख लीजिए आज देश के अंदर, कौन बचा है? कौन बचा है ब्यूरोक्रेसी में? एक नाम बताइए मुझे, सारे के सारे। तो आप कहते हो आम आदमी, आम आदमी को तो इतना, जो जज साहब ने कहा ना कि गुलाम नहीं, तो ये फीलिंग उनको कहीं ना कहीं आई होगी ना। और जज साहब ने सरकार की, जो मैं कहता हूं ना, आपको हर रोज कहता हूं कि सरकार के हाथ में सबसे खतरनाक वेपन है नैरेटिव कंट्रोल। जज साहब ने उस पर टिप्पणी की, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। जस्टिस मजूमदार ने महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही हॉर्स ट्रेडिंग पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा, कोट, कल परसों एक 10 साल के बच्चे की दुर्घटना में मौत हो गई और राज्य विधानसभा में क्या चर्चा हो रही थी कि प्रेसाइडिंग अफसर कैसे चुना जाए, और यह एक पार्टी से दूसरी पार्टी में कैसे शिफ्ट हो गया, ये क्या है? वैसे भी पूरे महाराष्ट्र में हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है। आपके पास कुछ एफआईआर्स हैं, केस बदलने पर विचार करें, वॉशिंग मशीन है। और सैयद अहमद को जिला बदल रद्द करने का आदेश जज साहब ने कर दिया, जस्टिस माधव ने। जस्टिस माधव सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन क्या वो यहां रह भी पाएंगे? और तो आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। उनको ऐसी जगह भेज देंगे कि आप ढूंढते रह जाओगे, ढूंढ लीजिएगा। काश ऐसे जज, पुलिस वाले, नोटों के बोरे तो किसी के यहाँ भी बरामद हो सकते हैं ना सर? नहीं, उनके ऐसे आदमी के नोटों का बोरा कहां से आएगा बेचारे के? उसके तो कोई जाएगा भी नहीं। अब तो 2 दिन से आपने चर्चा नहीं सुनी कि नोटों के बोरे कहां के थे। 2 दिन से पूरे सोशल मीडिया पे छाई हुई है, जो नोट जले थे और जो नोट थे वो कहां गए थे, कैसे गए थे, पूरा सोशल मीडिया 2 दिन से बता रहा है। ये मुझे तो आपको बताने की जरूरत है नहीं। बेसिकली क्या है कि ज्यादातर जज, पुलिस वाले और नेता अगर इन जज साहब की तरह सोच ले और आम आदमी अपने भय से मुक्ति पा ले,
ये जो भय बेचने का प्रोजेक्ट था ना राम प्रकाश जी, ये 12 साल से तो सरकार में आने के बाद और उससे पहले 88 साल से इस देश में वो एनजीओ चला रही थी। और भय देखिए, कमाल की बात देखिए, मैं बहुत दिल दुखता है ये बात करते हुए, 110 करोड़ हिंदुओं को 20 करोड़ मुसलमानों का डर दिखाया जाता है। कमाल देखिए आप, और हिंदू इस बात पे बड़े खुश होते हैं। गजब देखिए इस बात, जो 20 करोड़ से 110 करोड़ डरते हैं, तो मुझे लगता है उनको डरते ही रहना चाहिए। और सरकार क्या कर देगी राम प्रकाश जी, पकड़ के जेल में डाल देगी ना आपको। जेल से आगे क्या करेगी, फांसी तोड़ देगी। भगत सिंह जी तो गए थे, आज तक देश याद करता है। यूं कीड़े मकोड़ों की तरह तो सारी दुनिया जी रही है भाई साहब, 144 करोड़। जिस दिन भय इस देश का निकल गया, दिल्ली को डर किस बात का है, मोदी को किस बात का डर है, शाह को किस बात का डर है, भागवत को किस बात का डर है, कि जनता का डर ना निकल जाए, यही है ना। और अगर एक बार जनता का डर निकल गया, मैं तो आपको कह रहा हूं कि इस देश में 5% की नहीं, केवल 4%, 2%, 3% लोग अगर अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाए, इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। कौन सी जेल में डाल देंगे 3% लोगों को? 3% लोग कितने होते हैं? 42 लाख डाल दोगे जेल में? है कैपेसिटी पूरे देश में? हकीकत यह है कि इस देश के लोगों को टेरराइज कर दिया गया कि तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा वो कर देंगे। और न्यायपालिका की आप बात करोगे, न्यायपालिका तो राम प्रकाश जी, प्रोसेस इटसेल्फ इज ए पनिशमेंट। आप आज एप्लीकेशन लगा देना, आपको पता लगेगा 32 साल में फैसला नहीं आएगा। इलेक्शन पिटीशन में आप जाते हो, किस लिए जाते हो? क्या आदेश है सुप्रीम कोर्ट के? 1 साल के अंदर सारे फैसले करो, कर दिए। कोई हुआ आज तक? जब टर्म खत्म हो जाएगा उसके बाद फैसला आएगा। अभी आपने चेन्नई के अंदर देखा, 10-10 साल, 15-15 साल। ये आपकी न्यायपालिका है। क्यों? क्योंकि इनको सूट करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार अपना फैसला रिट्रेट किया कि जो वीआईपी, जो एमपी और एमएलए के जो स्पेशल कोर्ट्स भी बना रखे हैं, कि उनके सारे फैसलों का निपटारा 1 साल में किया जाए। हो गया किसी का? तो आप समझिए पूरे खेल को। ये सारे का सारा जो कैप्चर्ड सिस्टम है, इसकी आप परिणति देखिएगा आने वाले कुछ समय में। अभी केवल ये सेशन आने दीजिए मानसून का। मिशन 360 राम प्रकाश जी, ऐसे उसको सजा के छापा जा रहा है अखबारों के अंदर, जैसे मोदी जी बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम करने जा रहे हैं। वो लोकतंत्र की हत्या करने जा रहे हैं। उन लोगों को, सांसदों को लोगों ने चुना है भाई, नहीं चुना। और उन लोगों को पार्टी बदल करवाया जा रहा है एजेंसियों के जरिए, जो भी है जिसके जरिए, और उसके बाद उसको एक शौर्य के तौर पर फ्रंट पेज पे फ्लायर लगाया जा रहा है, मिशन 360। व्हाट डू यू मीन? मीडिया तो सवाल लेने के लिए होता था, सवाल नहीं पूछना। क्या कर रहे हैं? मिशन 360 को ग्लोरीफाई करना, यह आपके मीडिया का काम। ये अर्जित लोकतंत्र के हत्यारे हैं राम प्रकाश जी, मैं फिर कह रहा हूं। सर, लोकतंत्र की बात तो ठीक है, गुलामी की बात पर टिप्पणी भी जज साहब की आ गई। पर अब एक सवाल, जरा जनता और न्यायपालिका के हिसाब से तो बात हो गई, जरा सरकार के लिहाज से समझना चाहते हैं, सरकार को क्या फर्क पड़ता है? आज की तारीख में अगर एक जज साहब टिप्पणी कर भी देते हैं, सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा हो भी जाती है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि जज साहब ने एक बहुत फेवरेबल टिप्पणी कर दी है, सरकार को आईना दिखा दिया है, सत्ताधारी दल को आईना दिखा दिया है। फर्क क्या पड़ता है? आईना देख कौन रहा है? राम प्रकाश जी, जिस दिन हम सब ने उनको आईना, जैसे जज साहब ने वो बहुत बड़ा रिस्क लिया है। बहुत सारे लोग क्या लिख रहे हैं कि जज साहब मॉर्निंग वॉक पे जाना बंद कर दीजिए, जस्टिस लोया को याद कर रहे हैं, बहुत सारी टिप्पणियां कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जज साहब का मैक्सिमम क्या हो जाएगा, ट्रांसफर ही तो कर देंगे, चीफ जस्टिस तो नहीं बनेंगे, जज तो रहेंगे हाईकोर्ट के, वहां से तो नहीं हटा सकते। अगर ये बात सारे जज सोच ले, और ये बात अगर सारी ब्यूरोक्रेसी सोच ले, फिर मोदी, शाह और भागवत क्या कर लेंगे? इसका सोचा है कभी आपने? लेकिन सवाल ये है कि सबको चीफ जस्टिस बनना है, किसी को हाईकोर्ट में बनना है, किसी को सुप्रीम कोर्ट में बनना है। वहां से भी जब इच्छा पूरी ना हो तो चीफ जस्टिस के बाद राज्यसभा बनना है, गवर्नर बनना है। देयर इज नो एंड टू दिस, देयर इज सिंपली नो एंड टू दिस। मुझे तो आप एक बात बता दीजिए, अगली पीढ़ी को एडजस्ट करना है। बिल्कुल, अपनी पीढ़ी, अगली पीढ़ी को, अपने सीनियर के बच्चे को, अपने जूनियर के बच्चे को। ये तो पूरे का पूरा देखा ना आपने। जो श्रीमान जी कहा करते कि मैं दोबारा अपॉइंटमेंट नहीं लूंगा, 2 अपॉइंटमेंट करके गए जाते जाते, और पूरा सक्सेशन 38 तक का तैयार है। चीफ जस्टिस की बात कर रहा हूं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हकीकत क्या है असली लोकतंत्र में? तो राम प्रकाश जी, जो आप बात करें ना, विरोध प्रदर्शन पर रोक ना तो लगाई जा सकती है, और ना इसके लिए इजाजत की जरूरत होती है, ना ऐसी कोई शर्त होती है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? हिंसक नहीं होना चाहिए, स्वतः स्फूर्त जिस भी तरह की भावना है वो सड़क पे आ जाए।
सरकार सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक के विरोध प्रदर्शन की इजाजत देती है। गजब का है वो। किस लिए चाहिए? जब हम इंसान ही करने जा रहे किसी भी तरीके का, तो आपको क्या दिक्कत है? असल में नियम तो ये होना चाहिए कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनके पास पुलिस के अधिकारी आके पूछे कि साहब क्या दिक्कत है बताइए, हम आपका ज्ञापन भेजते हैं। हो उल्टा रहा है, सीन क्रिएट कराओ, वाटर कैनन भेजो, फला करो, लाठी चार्ज कर दो, और किसी को एयरपोर्ट के ऊपर परमिशन दे करके आओ कि जाओ आ जाओ प्रदर्शन कर लो तुम। यू शो मी द मैन, आई विल शो यू द रूल। ये जो परिस्थिति क्रिएट की गई है, ये है असली बात। एक ऐसा हाई कोर्ट जज जिसे सुप्रीम कोर्ट जाने की कोई जल्दी ना हो, जिसे अपने ट्रांसफर की परवाह ना हो, वैसा जज ही ये फैसले कर सकता है। और जिस दिन हम सारे लोग ये तय कर ले, मैं और आप भी बोल रहे हैं ना, सोशल मीडिया पे बहुत सारे साथी बोल रहे हैं ना, हम भी पहले कहीं के नेशनल एडिटर थे ना, हम भी पहले सारे चैनलों पे होते थे ना। क्या कर लिया सरकार ने? हटवा दिया ना। उसके बाद आज भी हम अपने काम से तो पीछे नहीं हटे। वी आर स्टिल डूइंग द जन जागरण। तो क्या आम आदमी नहीं सोच सकता इस बात? एक ही तो जीवन मिला है, एक ही जीवन मिला है, उसमें कुछ कर गुजरिए, नहीं तो चिट्टियों की तरह, कॉकरोचों की तरह चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जब देश के युवाओं को कथित तौर पे कॉकरोच कहता है और लोगों को समझ में नहीं आता, तो यही देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। राम प्रकाश जी, जागना पड़ेगा। डर से आगे जीत है, केवल डर निकाल दीजिए। जेल में भी आदमी ही रहते हैं, एक बार जेल में बुलवाइए। दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि जज साहब हाईकोर्ट चीफ सुप्रीम कोर्ट के जज बने न बने, चीफ जस्टिस बने न बने, लेकिन बने रहें। सबसे बड़ी दुआ, सबसे बड़ी प्रार्थना जज साहब के लिए यही है। इस फैसले को लेकर के, इस हिम्मत दिखाए जाने वाले फैसले को लेकर के, बाकी कौन उसको उदाहरण स्वरूप लेता है, कौन नहीं लेता है, ये हम सबको पता है कि कितने जज साहब लोग इसे अपने लिए प्रेरणा के तौर पर देख पाएंगे। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।